हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही डिटेल कॉन्टेंट आपको रोजाना मिलता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर। इस वीडियो की पूरी की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी। आप उस क्विज का और पीडीएफ फाइल का फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी कल एक ई बुक लॉन्च हुई है आरआरबी ग्रुप डी की। अगर आप एनटीपीसी फेज 2 में आपको लगता है आप पहुंच जाएंगे या फिर आप आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ई बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें दोस्तों एनटीपीसी 2021 में पूछे गए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। साथ ही साथ करंट अफेयर का 2000 क्वेश्चन है। इसके साथ ही विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, इन सब के भी 250 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छी ई बुक है। इसमें एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए गए हैं जो पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप से, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कल तक इसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, निम्न में से किसे कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है? तो ट्यूरिंग अवार्ड को कहा जाता है कंप्यूटर का नोबेल। सिक्किम राज्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से अपना सीमा या अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल से। एकमात्र ऐसे राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हनी कार्नर और मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में हनी कार्नर और मधु क्रांति पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे दोस्तों शहद और जो भी शहद से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोवाइड कराने में जो भी सुविधा हो वो तेज़ी से विकसित की जा सके, और जो भी शहद में गुणवत्ता में उसकी क्वालिटी में मिलावट होती है इसकी भी जांच पड़ताल की जा सके। तो इसीलिए हनी कार्नर और मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसमें कृषि मंत्रालय का सहयोग किया है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ने, यानी इसे हम लोग कहते हैं नाफेड। तो नाफेड ने इसका सहयोग किया है कृषि मंत्रालय का। नाफेड का मतलब होता है दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने कृषि मंत्रालय का सहयोग दिया है और इस पोर्टल को विकसित किया गया है। हमारे कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने दोस्तों एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो 1 घंटे में ही डेंगू के मरीजों का रिपोर्ट बता देगा। ठीक है, यानी डेंगू की टेस्टिंग की जा सकेगी। अब तक क्या होता था, अमूमन दोस्तों 1 से 2 दिन लग जाया करते थे डेंगू की रिपोर्ट आने में। ठीक है, डेंगू का जो भी टेस्टिंग होता था कि डेंगू इसको है या नहीं है इस व्यक्ति को, इसकी रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का समय लग जाया करता था। लेकिन अब ये 1 घंटे में ही हो सकेगा। कैसे हो सकेगा? आईआईटी दिल्ली के कुछ रिसर्चर्स ने दोस्तों सरफेस इन्हेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी SERS इस प्लेटफॉर्म का यूज करके एक डिवाइस बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब डेंगू के टेस्टिंग की रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर ही आ सकेगी। आईआईटी दिल्ली ने इसके लिए ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च इसकी भी मदद ली है। अच्छा, ये जो डेंगू होता है ये किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ये मच्छरों के द्वारा होता है। और कौन से मच्छर होते हैं? मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर होते हैं। कौन? मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर होते हैं जिनके काटने से हो जाता है डेंगू। इसको आपको याद रखना है। अब आईआईटी दिल्ली आया है चर्चे में। अभी कुछ दिन पहले ही आईआईटी कानपुर आया था चर्चे में जब उसने नेत्रहीनों के लिए घड़ी बनाई थी। तो ये आपको याद रखना है, आईआईटी कानपुर ने नेत्रहीनों के लिए घड़ी बनाई है। अगला, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने रेपो रेट में कितना परिवर्तन करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर से मॉनेटरी पॉलिसी रेट में कोई परिवर्तन ना करने की घोषणा की है। यानी कि जितना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट था उतना ही रहेगा। कितना था? रेपो रेट था दोस्तों 4.0%। तो ये रेपो रेट इतना ही बना रहेगा। रिवर्स रेपो रेट 3.35% था, ये भी इतना ही बरकरार रहेगा।
तो अभी हाल ही में दोस्तों 6 और 7 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई। तो इस बैठक के बाद घोषणा की गई किसके द्वारा, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष यानी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, शक्तिकांत दास जी के द्वारा, कि अब एक बार फिर से मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कई बार बता चुका हूं कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकारी सदस्य होते हैं यानी केंद्र की सरकार के होते हैं व्यक्ति, और 3 जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो ये 6 सदस्य होते हैं, यही डिसाइड करते हैं भारत में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यही रेपो रेट डिसाइड करते हैं और रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो दोस्तों आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग अपनी बैंकिंग करते हैं इन छोटी छोटी बैंकों से, ठीक है, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, कोई भी सभी जो बैंक हुआ सार्वजनिक क्षेत्र की या फिर प्राइवेट सेक्टर की, इनसे जैसे हम लोग बैंकिंग करते हैं ऐसे ही ये सभी बैंकें आरबीआई से अपनी बैंकिंग किया करती हैं। ठीक है, अब आरबीआई से अपनी बैंकिंग करते हैं, आरबीआई को इसीलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब जब बैंकिंग करती हैं तो लोन भी लेती होंगी और पैसे जमा भी करती होंगी। जमा करती हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, लोन लेती हैं तो फिर इनको ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर ये जो बैंकें होती हैं जिस रेट पर आरबीआई से उधार लेती हैं पैसे, यानी जिस रेट उनको जो पे करना पड़ जाता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट की स्थिति में बैंकें उधार लेती हैं आरबीआई से, जिस दर पर लेती हैं उसी दर कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की स्थिति में क्या होता है कि ये बैंकें शाम को जैसे ही बैंक क्लोज होती है ना, तो ये लोग अपने पैसे जमा कर देते हैं आरबीआई के पास, फिर जैसे सुबह बैंक खुलती है तो फिर पैसे आ जाते हैं। तो रात भर में जो इंटरेस्ट कमाते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो बैंकों को अल्पकालीन के लिए जब बैंकें अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देती हैं तो उनसे उनको जो ब्याज मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए आरबीआई आया है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में तो आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसके बारे में आज आप लोग कमेंट करके लिखोगे। एक और बहुत ही अच्छा चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, यही डिसाइड करता है कि देश में महंगाई कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है यही लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेपो रेट में हम 1% वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, 1% वृद्धि कर दिए, 4% से मान लीजिए कर दिए 5%। अब 5% हो गया, यानी कि आरबीआई जो है ये बैंकों को लोन देगा लेकिन 1% ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उससे। तो अब बैंकें क्या करेंगी, अब बैंकें कम लोन लेंगी। जब कम लोन लेंगी आरबीआई से तो आगे भी कस्टमर को यानी आम जनता को कम लोन देंगी, ठीक है, या फिर कम लोन देने के लिए वो क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगी। अब मान लीजिए कि जो बैंकें हैं वो भारत की जनता को 14% में लोन दे रही हैं या 12% कर दी लोन। अब जब लोन का जो परसेंटेज हो गया, जो इंटरेस्ट हो गया वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो भारत की जो जनता है वो लोन लेना कम कर देगी। जब लोन लेना कम कर देगी यानी उसके हाथ में पैसे कम आएंगे। जब पैसे कम आएंगे तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो फिर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। मार्केट में जो सामान होते हैं जैसे मकान हुआ, दुकान हुआ, गाड़ियाँ हुई, तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ने लगेगी। जब सप्लाई बढ़ने लगती है और डिमांड कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर दोस्तों महंगी चीज़ें कम होने लगती है, सस्ती होने लगती है, ठीक है। तो यानी कि महंगाई कम होने लगेगी। और इसके अगर जस्ट अपोजिट देखा जाए तो दोस्तों अगर रेपो रेट कम हो जाता है, मान लीजिए 3% हो गया या फिर और कम कर दिया गया, तो फिर यानी कि बैंकें जब पैसा उधार ले रही हैं उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जब कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ज़्यादा पैसे लेंगी उधार, और जब ज़्यादा लेंगी तो फिर पब्लिक में भी वो ज़्यादा पैसे बांटना चाहेंगी। तो सभी बैंकें अपना भी लोन अमाउंट का इंटरेस्ट रेट कम कर देंगी। पब्लिक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगेगी। जब पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो फिर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर वो गाड़ी, दुकान, मकान सब कुछ खरीदना शुरू कर देंगे बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है। तो जब तेज़ी के साथ खरीदना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, तब डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी तो फिर पैसे, महंगाई बढ़ने लगेगी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई अचानक से इसे ऐसा कर सकता है 1%। आरबीआई धीरे धीरे करके देखता है, उसको पूरा सामंजस्य बना करके रखना होता है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है कि देश में महंगाई बढ़नी है या फिर महंगाई घटनी है। ओके, चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोसोवो के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वोजोसा उस्मानी को नियुक्त किया गया है कोसोवा का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है वोजोसा उस्मानी। ये कोसोवा की नई प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं। ये प्रिस्टीना विश्वविद्यालय से, प्रिस्टीना यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी ले चुकी हैं और इन्हें पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी अमेरिका का जो है उससे डॉक्टरेट की भी उपाधि मिल चुकी है। ठीक है, तो ये अब नई प्रेसिडेंट होंगी वहाँ पर। कोसोवा को हम लोग देखते हैं, चलिए वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर ये। कोसोवो दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोपियन देश है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम आएंगे यूरोपीय महाद्वीप की तरफ। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद मैंने आपको बताया था जैसे ही आप यूरोपीय महाद्वीप में पहुँचेंगे सबसे पहले आपकी नज़र पड़नी चाहिए इस पूंछ वाले देश यानी इटली पर। इसके बाद दूसरी निगाह पड़नी चाहिए ऊपर इस यूके पर। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ इटली से ही काम चलाएंगे। यहीं पास में ही आपको मिल जाएगा कोसोवो। ये कंट्री जो है छोटी सी कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया के पास में कोसोवो, ये कंट्री, यही कंट्री की नई प्रेसिडेंट बनाई गई है। कोसोवो की राजधानी क्या होती है? कोसोवो की राजधानी होती है प्रिस्टीना। क्या होती है? प्रिस्टीना होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने JKPWOMMAS पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया है JKPWOMMAS पोर्टल। इसका पहले फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है JK पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है JKPW का मतलब JK पब्लिक वर्क्स, OMMAS का मतलब होता है ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, क्यों लॉन्च किया गया है ये जम्मू कश्मीर के लोक निर्माण विभाग के लिए और वहाँ की सड़कों के लिए, सड़कों के विकास के लिए लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर आया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है दोस्तों श्रीनगर और ये है अब यूनियन टेरिटरी। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर का संबंध दोस्तों आर्टिकल 370 से है। ठीक है, अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से ही है और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ऑफिशियल तरीके से 31 अक्टूबर 2019 को ये लोग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिए गए। ठीक है, आधिकारिक रूप से। अगला देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने अनामय पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में अनामय पहल की शुरुआत की है स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय ने मिल करके। तो यहाँ पर उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन कौन है दोनों? तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। तो दोनों ने मिल करके इस पहल की शुरुआत की है। ये पहल दोस्तों पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा भी शुरू किया गया है मिल करके। इस पहल का क्या काम होगा? इस इनिशिएटिव का क्या काम होगा? तो इस पहल के तहत दोस्तों जो आदिवासी समुदाय है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधारा जाएगा। अगला देखते हैं, लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन किया है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी हाल ही में दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं और वहाँ के जो डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों एक बस, समझ लीजिए एक बस होगी, उसमें लैब बनी होगी पूरी तरीके से, उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होंगे। ठीक है, उसमें 3D प्रिंटर्स लगे होंगे। अब ये बस जगह जगह पर जाएगी दिल्ली में, ऐसे छात्रों के पास जाएगी जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश से वो पहुंच नहीं पाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तक, अच्छे स्कूलों तक। तो वहाँ पर जाएगी, जगह जगह पर जा करके वो कंप्यूटर सिखाएगी। अगर कोई 3D प्रिंटिंग सीखना चाहता है तो उनको 3D प्रिंटिंग वगैरह सिखाएगी। तो इसी वजह से इस जो पहल का नाम, इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, वो रखा गया है लैब्स ऑन व्हील्स, यानी कि चलता फिरता लैब। क्लियर है? तो ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए है। और वैसे भी आप सब जानते हैं दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड ने तारीफ करी हुई है। तो दिल्ली सरकार में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कह चुकी हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है गणित और विज्ञान के क्षेत्र में और कंप्यूटर के क्षेत्र में एजुकेशन प्रदान करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सिडबी का सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो सिडबी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है दोस्तों एस रमन को। किसे? एस रमन जी को नियुक्त किया गया है सिडबी का। सिडबी यानी कि होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी थे। तो इनको अभी हाल ही में सीएमडी नियुक्त किया गया है। अब देखिए सिडबी के बारे में जानिए दोस्तों। इसकी स्थापना 1990 में की गई। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में ही है। ठीक है, तो एस रमन अब होंगे इसके नए अध्यक्ष। हाल ही में सीजीआई ने किस नाम से सुप्रीम कोर्ट का एआई पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो वर्तमान में हैं अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एआई पोर्टल लॉन्च कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च कर दिया है। किस नाम से लॉन्च किया है? सुपेस नाम से। किस नाम से? सुपेस नाम से लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। सुपेस का पहले फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। यानी इसके फुल फॉर्म में ही आपको इसका मतलब, इसका काम पता लग जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐसा पोर्टल है जो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेगा। किसमें? एफिशिएंसी के रूप में, असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ जो बड़े बड़े जो केसेस पड़े रहते हैं, लंबे डाटा रहते हैं, उन सब का डाटा कलेक्ट करने में ये हेल्प करेगा सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ये मदद लेगा। तो अभी हाल ही में जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी भी है। इस कमेटी के अध्यक्ष है वर्तमान में जस्टिस एल नागेश्वर राव। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। हुआ क्या कि जैसे ही जब शरद अरविंद बोबड़े जी 2019 में आए थे, ठीक है, रंजन गोगोई जी के बाद में, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा सकता है। तो उस टाइम पर इन्होंने एक कमेटी डिसाइड की थी और उसके पहले अध्यक्ष यही बन गए थे। अब पहले अध्यक्ष उस टाइम पर वो थे, लेकिन अभी अध्यक्ष पूछा जाए तो ये है जस्टिस एल नागेश्वर राव। और अभी दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े जी रिटायर भी होने वाले हैं। ठीक है, और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने रिकमेंड भी कर दिया है। कौन होंगे? NV रमना, ये होंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। इसको आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 124 तो आपको याद ही होगा, अभी कल ही मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट का संबंध यही है। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पर? दिल्ली में तो है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किस सर्कल में जियो को 800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बेचा? तो भारतीय एयरटेल ने दोस्तों रिलायंस जियो को आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई यहाँ पर अपने सर्कल्स का स्पेक्ट्रम बेचा हुआ है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई यहाँ के अपने कुछ स्पेक्ट्रम बेच दिए हैं इसने, 3 सर्कल में बेचे हैं। ठीक है, एयरटेल के पास दोस्तों 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, इसमें से कुछ को इसने बेचा है राइट टू यूज पॉलिसी के तहत। किसके तहत? राइट टू यूज पॉलिसी के तहत। आंध्र प्रदेश में 3.75 मेगाहर्ट्ज, मुंबई में 2.5 मेगाहर्ट्ज, दिल्ली में 1.25 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बेचा है। स्पेक्ट्रम बेचने पर इसको मिलेगा 1037 करोड़ रुपए। अब देखिए स्पेक्ट्रम होता क्या है, उस दिन मैंने आपको समझाया था जब बीएसएनएल वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, बीएसएनएल क्वेश्चन को भी यहीं से रिवाइज कर लो। बीएसएनएल और एमटीएनएल को 5G का स्पेक्ट्रम फ्री में देगी सरकार, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम वहीं से मैंने आपको समझाया था कि स्पेक्ट्रम मतलब समझ लीजिए एक बैंडविड्थ। एक बैंडविड्थ मतलब एक रेंज, समझ लीजिए एक रेंज। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन का है उसमें एक रेंज दे दिया गया। जैसे आप लोग रेडियो सुनते हो, रेडियो में FM सुनते हो, तो एक बैंड निर्धारित होता है हर एक चैनल का। 93.5 रेड FM हो गया, तो वो उसका 93.5 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो रेड FM का है, यानी वो बैंड मिला है रेड FM को। ऐसे ऐसे सभी को बैंड दिया जाता है। तो बैंड देता कौन है? सरकार देता है, उसके लिए नीलामी की जाती है, तो कंपनियां खरीदती हैं। ठीक है, तो सभी को दिया जाता है। ऐसे ही एयरटेल ने जो खरीदा था, एयरटेल के पास जो था स्पेक्ट्रम, वो कुछ पैसे में रिलायंस जियो को बेच दिया है। सिंपल भाषा में समझिए, तो 1037 करोड़ रुपए एयरटेल ने लिए रिलायंस जियो से। भारतीय एयरटेल के बारे में बात करें, स्थापना 1995 में हुई थी। सुनील भारती मित्तल इसके संस्थापक हैं, CEO हैं गोपाल विट्ठल जी। रिलायंस जियो के बारे में बात करें तो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, और आप लोग लाइक तो करोगे ही। लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो आजकल, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो।
शेयर करोगे तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत काम आई है और मुझे भी मोटिवेशन फील होगा। आप लोग भी मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते होगे, ऐसे ही मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप लोग लाइक और शेयर करते हो वीडियो को। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के पास। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा इस बार? अगला, विजय हजारे ट्रॉफी 2020 और 2021 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी अभी हाल ही में हुई है, इसका खिताब किसने जीता है ये आपको बता देना है कमेंट करके। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जरूर लिखिएगा। इसकी क्विज MJT ऐप पर जाकर के सॉल्व कर लीजिए और क्विज सॉल्व करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखना मत भूला कीजिए। एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज आती है तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ करके अपना रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। क्विज मिलेगी आपको MJT ऐप पर। वहीं पर दोस्तों हिंदी का कोर्स आया हुआ है और ग्रुप डी की ई बुक आई हुई है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।